तो दोस्तों, आज की समस्या आपने जैसा देखा कि आजकल मीज़ल्स का एक बहुत तेज़ एपिडेमिक फैलना शुरू हुआ है, या मीज़ल्स के बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आए, जो कि एमपी में अगर देखें तो छोटे बच्चे अचानक से है ना मीज़ल्स के ग्रसित हो गए। तो अगर मीज़ल्स की एपिडेमिक स्टार्ट हुई तो ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और ये मीज़ल्स की एपिडेमिक बड़ों को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो दोस्तों, इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि आप सही टाइम पे अगर वैक्सीनेशन करते हैं अपने बच्चों का, तो इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मीज़ल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी अफेक्ट करती हैं। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगी, बने रहिए, क्योंकि हमारी जो जच्चा बच्चा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसको हर बीमारी से बचाना है। और मीज़ल्स एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक बहुत गंभीर रूप ले लेता है अगर कोई गर्भवती महिला को ये मीज़ल्स हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या है? अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं और अगर हम इसका वैक्सीन लगाते हैं तो डेफिनेटली हम इस घातक बीमारी से बच सकते हैं। मीज़ल्स एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और बच्चे और बड़ों में इनका अलग अलग रूप देखा गया है। तो मैं डिटेल में वो भी बताऊंगी कि क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी सेंटर कोटा से, और पिछले 20 ईयर्स से अपनी सेवाएं दे रही हूँ इस फील्ड में। और अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मायने रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो अभी मसला चल रहा है, मीज़ल्स का। तो मीज़ल्स दो लोगों में इम्पॉर्टेंट है, या तो वो बच्चों में या वो बड़ों में। मीज़ल्स या तो 5 साल से कम के बच्चे में होती है, या 20 साल से ज़्यादा के बच्चे में अगर होगी या व्यक्ति में होगी तो ये गंभीर रूप लेगी। इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है मीज़ल्स का। तो अगर बच्चों में हुई है तो हमें क्या करना है, जांच कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है मीज़ल्स हुई है, उसमें हमें क्या ध्यान रखने की चीज़ है बच्चों में बड़ों में, और उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले अपन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बात करें तो इनका वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है। जो हमारा टीकाकरण अभियान है हिंदुस्तान का, उसमें वैक्सीन अवेलेबल है जो कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, और ये एमएमआर में शामिल होती है। तो अक्सर जो बच्चे हैं उनके ये वैक्सीन 8-9 महीने पे लगा दी जाती है, और है ना सेकंड इसकी डोज 15 से 20 महीने के बीच में लगा दी जाती है। और कम से कम भी अगर है ना वैक्सीन में लगाने का बीच का जो गैप होता है वो 1 मंथ मिनिमम होना चाहिए। अब ये वैक्सीन बाद में भी है ना एक डोज दी जा सकती है। अब कोई भी बच्चे ऐसे हैं जिनके बीच की डोज छूटी हुई है तो उनको एक बूस्टर डोज लग सकती है। फिर रही ऐसी बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको मीज़ल्स हो गया है, तो क्या करें? तो मीज़ल्स जो वैक्सीन है ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। ये आप प्रेगनेंसी में अगर किसी को मीज़ल्स होता है तो आप इसको लगा सकते हैं, या आराम से दी जा सकती है उस गर्भवती महिला को। दूसरा, अगर आपने गर्भ धारण नहीं करा है और आप प्लान कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी, तो भी एमएमआर वैक्सीन पहले 1 महीने पहले लगाया जा सकता है। क्योंकि आजकल मीज़ल्स पर्ट्यूसिस मम्स का वापस रिकरेंस देखने में आ रहा है, और ऐसा बहुत सारे बच्चों में देखा जा रहा है कि उनको ये बीमारियां वापस दिख रही हैं। तो इससे बचने के लिए हमेशा जो गर्भवती महिला होती है उसको रुबेला से जैसे अगर है तो उससे बचने के लिए बूस्ट्रिक्स दिया जाता है, रुबेला वैक्सीन दी जाती है प्रेगनेंसी के पहले। तो ऐसे ही एमएमआर वैक्सीन भी 1 महीने पहले दी जा सकती है। और अगर किसी महिला को मीज़ल्स हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें आप आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन लगा सकते हैं, और आप उसको वैक्सीनेट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। उसके बाद कोई भी बच्चा है उसको मीज़ल्स हो गया और वो बहुत प्रखर रूप ले रहा है, तो उसमें भी
आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया जा सकता है डायरेक्टली, और फुल वैक्सीनेशन करा जाता है। इसके बाद हम ये देखें कि मीज़ल्स कब ख़तरनाक होती है, तो ये ज़्यादातर 5 साल से कम बच्चे में ख़राब रूप लेती है, और एक 20 साल से ऊपर वाले एडल्ट्स में ज़्यादा ख़राब रूप लेती है। अब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, डेफिनेटली उनको वैक्सीनेट होना चाहिए। आपके अगर नहीं लगा है, जो भी 1970 के पहले के उनमें तो नहीं लगा हुआ, लेकिन 1970 के बाद में जो गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें ये जुड़ा हुआ है और ये लगा दिया जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें मीज़ल्स के लक्षण हैं और हमें मीज़ल्स हो रहा है? सपोज़ एक माँ है, उसके पास बच्चा है, तो इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो होता है कान में दर्द होना, कान का इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, डायरिया हो जाता है बच्चों को, बच्चे पानी जैसा दस्त करने लगते हैं। उसके बाद सांस लेने में निमोनिया जो होता है, निमोनिया के लक्षण नज़र आते हैं। सर्दी, उनको नाक चल रही होती है जिसे रनिंग नोज़ बोलते हैं, खांसी होती है जो सूखी खांसी होती है, और हूप की आवाज़ आती है, बच्चा इतना खांसता है कि उसको हूप जैसा आवाज़ आती है, क्रूप जैसी आवाज़ आती है। उसके बाद अगर ये गंभीर रूप लेता है तो इसमें एनकेफेलाइटिस यानी कि दिमाग भी अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चे की अक्सर आंखें लाल होंगी, या जो भी जिसको भी मीज़ल्स हुआ है आंखें लाल होंगी, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। उसके बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, और ये बुखार हाई ग्रेड होता है, इसमें 104 डिग्री तक बुखार चढ़ जाता है। उसके बाद बॉडी में पूरा उसको थकान लगेगी, बीमारी जैसा लगेगा, हाथ पैर टूटेंगे और बच्चा खाना नहीं खाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने को बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद उसके मुंह में सिलेटी कलर के सफ़ेद से कुछ धब्बे पड़ सकते हैं मुंह के अंदर। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब मीज़ल्स हो जाता है तो उसके 2 से 4 दिन के बाद उसको एक रैश आती है, रैश पूरे जिस्म लाल हो जाएगा एकदम, और रैश आएगी, और ये रैश लगभग 7 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो जब रैश के 4 दिन बाद लगभग बच्चे का संक्रमण ख़त्म हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मीज़ल्स होता कैसे है? बिल्कुल सही, अभी तक हमने बात करी कि मीज़ल्स में क्या होगा, मीज़ल्स से कैसे बचा जा सकता है, पर मीज़ल्स खसरा इससे हुआ क्यों, मेरे ही को ही क्यों, या मेरे बच्चे को ही क्यों हुआ? तो देखिए, कोई भी बच्चा जिसको खसरा हो रखा है वो खांसता है, उसका ज़ुकाम, उसके किसी भी वो खांसी में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। कोई भी बच्चा खांस रहा है, उसके थोड़ी दूरी तक वो इन्फेक्शन पूरा फैल रहा है, इसके वायरसेस पूरे सराउंडिंग में। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के तौर पे अगर मैं हूँ और मैं बीमारी संक्रमित नहीं हूँ और किसी बच्चे के पास जाती हूँ, वो मेरे आजू बाजू खांस रहा है, तो मेरी सांस के थ्रू वो जाएगा और वो मुझे इन्फेक्ट कर देगा। अब कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा है तो अपन को उससे फैलने का तो तरीका समझ में आ गया कि वो खांस रहा है, उसके ज़ुकाम है, जो उसकी रनिंग नोज़ है उसमें वायरस एक्सक्रीट हो रहा है, और ये वायरस रैश आने के 4थे दिन तक ये बच्चा संक्रमित होता है, यानी ये दूसरों को संक्रमण कर सकता है। अब कोई भी बच्चा है तो उसको कैसे बाकी लोगों को बचाया जाए? तो अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको स्कूल से ना 4-5 दिन का आपको छुट्टी दिलवानी है, उसको एक अलग शांत जगह पे रखना है जहाँ पे ज़्यादा लाइट ना आए, बिल्कुल सुकून से वो सो पाए, और उसको अगर दर्द हो रहा है हाथ पैरों में तो उसको पैरासीटामोल दी जा सकती है। जो भी चीज़ हो उसके लक्षण के हिसाब से उसका सिम्टोमेटिक इलाज करना है। उसको थोड़े से गर्म पेय पदार्थ दे सकते हैं, उसको पानी का जो क्वांटिटी है वो हाइड्रेटेड रखना है, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना है। फिर अगर उसकी आँख आ रखी है तो जैसा उसके सिम्टम है ना उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देना। अगर आँख आ रखी है, कंजंक्टिवाइटिस है, तो एक रुई के को गर्म पानियों में बॉईल कर लीजिए, गर्म पानी में डाल दीजिए, और वो ठंडे होने के बाद उस रुई से आँखों को साफ़ कर सकते हैं। अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है तो नेबुलाइज करा जा सकता है। अगर उसको बुखार है तो पैरासीटामोल की टैबलेट या पट्टियाँ करी जा सकती हैं। सिर्फ टाइम निकालना है, दरमियानी काम करना है कि उसके सिम्टम्स कम हो जाएं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये अपने आप समेट जाएगा। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये
4 से 6 दिन रहेगा, उसके बाद ये अपने आप सेट में हटेगा। तो इसमें सिम्प्टोमेटिक इलाज देना होता है। इसमें अगर आप चाहें कि कुछ एक्टिव करा जाए तो वो नहीं होता, और इनका प्योर कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको मीजल्स हो रखा हो तो उसको वही व्यक्ति उससे संपर्क में आए जिसको वैक्सीनेशन करा हुआ है। दूसरा, वैक्सीनेशन जो होता है वो टाइमली होना चाहिए। बच्चों को जब छोटे नवजात बच्चे हैं वहाँ करना चाहिए, 9 महीने पे, 15 से 20 महीने पे, जो भी उनका शेड्यूल है सरकार ने सारा बना रखा है। दूसरा, अगर वैक्सीन लगा हुआ है और किसी मरीज़ को, बच्चे को वैक्सीन से तकलीफ़ होती है तो उसमें उसको जो वैक्सीन लगने के बाद के लक्षण होते हैं, उसको रैश हो सकती है, फीवर हो सकता है, मैलेज हो सकता है, ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा तो होने को, अगर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है तो एनकेफ्लाइटिस हो सकती है और फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं। तो देखें तो ये बीमारी का बहुत भयावह रूप भी है, और देखें तो ये कंट्रोल भी करी जा सकती है। छोटा सा इलाज है, वैक्सीनेट करिए। आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं, जो भी ये बीमारियां हैं ये बढ़ रही हैं, वापस इनका दौर शुरू हो रहा है, और ये जब होती हैं और इकट्ठे में होती हैं तो ये आपको बहुत कष्ट देती हैं। जब आपके अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को ये बीमारी जब लगती है, होती छोटी है, 6-7 दिन में सही हो जाती है, परंतु काफ़ी तकलीफ़दायक होती है। अगर ये एनकेफ्लाइटिस में चेंज हो गई, यदि ये दिमाग पे चढ़ गई तो ये काफ़ी गंभीर रूप ले सकती है। तो इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो माँओं से गुजारिश है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है, स्तनपान करता है, तो केवल उसको स्तनपान पे ज़्यादा रखिए। अगर छोटा बेबी है आपका तो उसको पर्याप्त मात्रा में स्तनपान कराइए जिससे उसका हाइड्रेशन पूरा रहो। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको थोड़े थोड़े टाइम में आप उसको जो उसको अच्छा लगे वो पिलाइए। आपको पूरा अच्छे से उसको हाइड्रेट करना है। जो भी उसकी समस्या, अगर डायरिया हो रहा है तो डायरिया के लिए उसको हल्का खाना खिलाइए और डॉक्टर से मिलिए। फिर भी मैं कहूँगी, कोई भी इलाज अपने आप मत करिए, लोगों की सुनी सुनाई पे मत इलाज लीजिए। हो सके तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि वो मरीज़ देख के बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बेबी को क्या ज़रूरत है, आपके घर में आपकी पत्नी को क्या ज़रूरत है। परंतु इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब गर्मी आ रही है तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट है वहाँ कर दें, और कुछ भी आपको जानना है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मीज़ल्स, खसरा, ये बहुत आम है, गर्मियों की बीमारी है, तो बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, राम राम।